नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का फेवरेट सब्जेक्ट है। संघ के खिलाफ बोलने का कोई मौका मिल जाए तो पूरा विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर खेलने लग जाता है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया तो विपक्ष को फिर से अपने फेवरेट टॉपिक पर शोर मचाने का मौका मिल गया। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि नौकरशाही अब निक्कर में आ सकती है। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक सब उठ खड़े हुए। विपक्ष आलोचना तो मोदी सरकार के फैसले की कर रहा है, लेकिन उनका हर बयान संघ की कमियां गिनाने पर जाकर खत्म हो रहा है। सांप्रदायिक, हिंदूवादी, फांसीवादी जैसे आरोप झेलते झेलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले साल 100 साल का हो जाएगा। 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा संगठन होगा जिसने इतनी आलोचना झेलने के बाद भी इतने लंबे समय तक अपना मिशन जारी रखा। आज संघ को फिर से सियासत के कुरुक्षेत्र में खींचा जा रहा है। बहस छिड़ी है कि जिन मुद्दों को लेकर संघ सक्रिय रहता है वो मुद्दे क्या समाज को बांटने वाले। मैं पूछना चाहता हूं कि संघ के किस मिशन से विरोधियों को दिक्कत है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना किसी संगठन को सांप्रदायिक बना देती है? क्या धर्मांतरण के खिलाफ बोलना कानूनन जुर्म है? क्या हिंदुस्तान में गौहत्या के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए? क्या कॉमन सिविल कोड की वकालत करना असंवैधानिक है? और अगर नहीं तो आप किस आधार पर स्वयंसेवी संगठन का विरोध कर रहे हैं? आपको इस विरोध से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स की हर एक कहानी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इसकी बुनियाद आखिर कहां से पड़ी और क्यों 66 साल बाद इंदिरा गांधी का फैसला पलटकर मोदी के कांग्रेस को फिर से गोहत्या के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका स्कैन करके आपको देना है जवाब, और वो सवाल क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि इंदिरा गांधी के लगाए बैन को हटाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आरएसएस पे जो बैन लगा था, इस फैसले को पर जो अब जो बैन हटाया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? इसका ऑप्शन है कि ये सही फैसला है, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है इसलिए इससे जुड़ने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी, ये असंवैधानिक था बैन और इसलिए हटना ही चाहिए। और ऑप्शन सी कि सरकारी मशीनरी का ये राजनीतिकरण हो रहा है इसलिए प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? जरा हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए, मोदी सरकार के फैसले के विरोध को कैसे देखते हैं आप? और इसका ऑप्शन है विपक्ष को संघ से जलन है इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। ऑप्शन बी है विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से कर रहा है इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और ऑप्शन सी है विरोध एक लोकतांत्रिक हक है विपक्ष का और इसलिए यह विरोध किया जा रहा है। सवाल नंबर 2, इसका भी जवाब आप देना शुरू कर सकते हैं। और सवाल नंबर 3 दिखाइए, देश में आरएसएस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए है आरएसएस का मिशन राष्ट्रवादी है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है, जैसा कि वो खुद दावा करता है कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संगठन है। और ऑप्शन सी, आरएसएस का भड़काऊ एजेंडा है। ये आप आरएसएस के बारे में आपकी क्या सोच है, आप हमें बताना शुरू करिए। और बताना कैसे है आपको पता ही है कि आपके टीवी स्क्रीन पे जो इस समय क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद अपना जवाब भर के आपको उसे सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोट करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। आज खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों की विचारधारा के आधार पर उसका विभाजन करना चाहते हैं। 58 साल पहले बैन लगाने के पहले 1966 में आरएसएस पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। 7 नवंबर 1966 को गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून की मांग करते हुए संसद के बाहर आरएसएस के कार्यकर्ता और साधु संत जुटे थे। तब इंदिरा सरकार की पुलिस ने भीड़ पर गोलियां बरसाई थी। इस गोलीबारी में 8 साधु शहीद हो गए।
इसके बाद इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि सरकार के भीतर रहकर बहुत सारे लोग आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं, आरएसएस के साथ के लिए काम करते हैं और वो मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने खुद ही अपनी किताब में दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने 1966 की घटना के बाद गो हत्या की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कई बड़े हिंदू धार्मिक नेताओं को शामिल किया गया था और उसी कमेटी में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवरकर को भी रखा गया। अब कांग्रेस को यह तय करके देश को बताना चाहिए कि गो हत्या पर उसका स्टैंड क्या है। आरएसएस खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन मानता है और सरकारी नियम के मुताबिक किसी सांस्कृतिक संगठन की गतिविधि में भाग लेना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हां, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते और न ही राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत है। फिर आरएसएस को लेकर इस तरह की पाबंदी का मकसद क्या है? वैसे कांग्रेसी सरकारों ने आरएसएस को बैन करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम, हर बार कमोबेश नाकाम रहे। स्थापना के 10 दशक के इस सफर में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन हर बार संघ पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आया है। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पहली बार संघ पर बैन लगा था। तब सरसंघचालक गुरु गोलवरकर समेत 17,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में नाथूराम गोडसे से संघ के रिश्ते होने की बात जब साबित नहीं हुई तो केंद्र सरकार ने 1949 में सशर्त प्रतिबंध हटा लिया था। संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध आपातकाल के दौरान लगा। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई और जुलाई में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विरोध में उतरे स्वयंसेवकों को जेल भेज दिया गया। आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव जब हुए और जब जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाकर यह प्रतिबंध हटा। इस संगठन पर तीसरी बार प्रतिबंध दिसंबर 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद लगा। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही ट्रिब्यूनल ने स्वयंसेवकों पर ढांचा गिराए जाने के आरोप को सही नहीं माना और यह प्रतिबंध भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए। बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया जाता है कि इसका देश की आजादी से कोई योगदान नहीं। ये समाज में भड़काऊ एजेंडा चलाते हैं। आइए हम आपको जरा एक झलक दिखाते हैं कि कैसे ये जो आरोप लगते हैं और इसकी सच्चाई क्या है। आरएसएस पर आरोप लगता है कि उनके स्वयंसेवकों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि सच ये है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल होने पर 1 साल की जेल की सजा हुई। उन पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया। 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया, तब संघ प्रमुख डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने सभी शाखाओं को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का आदेश दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज आरएसएस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के बाद अक्टूबर 1947 में जब दंगे भड़के, तब संघ के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान में से आए जो लोग जान बचाकर लोग आए थे, उन शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए थे। संघ पर यह आरोप भी लगता है कि ये लोग तिरंगे को पसंद नहीं करते। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2 अगस्त 1954 की सुबह दादरा नगर हवेली में पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने का जो काम किया, वो संघ के स्वयंसेवक ही। संघ के प्रचारक रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कि लाल चौक तक के लिए, लाल चौक पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए एक तिरंगा यात्रा की। वो कोई भगवा झंडा लेकर कश्मीर नहीं गए थे, वो तिरंगा लेकर कश्मीर गए। आरएसएस पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि इससे जुड़े लोग संविधान विरोधी हैं। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे यही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने बैकडोर से संविधान बदलने के लिए फैसला लिया है। लेकिन क्या खड़गे भूल चुके हैं कि जब संविधान का गला घोटने के लिए इंदिरा ने आपातकाल लगाया था, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ही देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
आज सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की एक्टिविटी में शामिल होने को मंजूरी मिली है, इस वक्त वो दौर भी याद करने की जरूरत है जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कर्मचारियों के लिए 1978 में काशीराम ने बामसेफ संगठन बनाया था। दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, पंजाब, यूपी के दलित कर्मचारी इससे जुड़े हुए थे और ये बहुत मजबूत संगठन था। और ऐसा मानते हैं लोग कि ये अधिकारियों और कर्मचारियों का जो संगठन था उसने काशीराम की जो आगे की राजनीतिक लड़ाई थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में सामने आई, उसको आगे बढ़ाने में बड़े पैमाने पर फंडिंग की। लेकिन बामसेफ को लेकर उनके विरोधियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसे तमाम सवाल है जिसका कि जवाब लेने की जरूरत है और जिस ये सवाल लेकर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ खास तौर पे आज 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हैं और दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा भाई, अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, सदस्य होने की यहाँ तो बात ही नहीं है, यहाँ है कि अगर उसकी गतिविधि में भी शामिल हो जाएं तो आपको लगता है कि इससे देश पे बड़ा संकट आ जाएगा, ये संविधान के खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये पता नहीं क्या क्या चीजों के खिलाफ हो जाएगी ये बात, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जब ये संसद में घटना हो रही थी, बैन किया गया था कर्मचारी, आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। आपने कहा उसमें 8 साधु शहीद हो गए, कहीं नहीं लिखा, किसी भी उस हिस्ट्री के किसी भी आपकी किताब में जरूर लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि इतने लोग वहां जो गोलीबारी हुई उसमें मारे गए। अब आप जो प्रदर्शनकारी होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा भारतीय आर्मी की तरह दे दें या किसी को दे दें तो ये आपकी अपनी डिक्शनरी होगी। लोग मारे गए ना, लोग मारे गए, कॉज के लिए मारे गए इस देश में। नहीं, मैं बड़ा अगर वो एक कॉज के लिए मारे गए तो उसको इतना तो स्वीकार करिए। चलिए 1 मिनट के लिए आप नहीं शहीद मानते मत मानिए, लेकिन लोग मारे गए ना उस गोलीबारी में, ये सच है। रंजीत कुमार जी, हाँ, जब देश की संसद पर चढ़ाई कोई करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। कोई भी हो, वो चाहे मैं हूं या आप हो, चाहे हम अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़े या किसी के लिए। संघ का जब गठन हुआ था तो आपको शायद याद हो 24-25 के बाद हुआ था, 24-25 में, 21 में गठन नहीं हुआ था। आप भी पढ़ लेना, मुझे भी पढ़ा हुआ है मैंने। तो हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो मैंने नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि 1921 में वो जेल गए थे मेंबर। जब जिसका जो पैदाई 24-25 में हुआ तो वो जेल कोई भी आदमी जा सकता, स्वतंत्र हो गए तो मैं भी जा सकता हूँ, आप भी। तो दूसरा अच्छा, मतलब आप संघ के बनने के पहले जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसका आप संज्ञान नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है साहब, आप कह रहे हैं उसके आगे की बातें भी मैंने बताई, उसके आगे के भी 3-4 चीजें बताई मैंने, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप जानबूझ के। मैं अनुरोध करने के साथ साथ आपकी बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका नामकरण आपने कर दिया 21 में, पैदा हुआ 24-25 में, ठीक है। फिर 1942 में, जिस वक्त 37 में आपकी आवाज शायद नेटवर्क का इशू है आपके एंड से अजय वर्मा। हम हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ, 1942 में भारत में जब आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम लड़ रहे थे देश के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, तो संघ के लोगों के कहने पर 2 शहीदों को फांसी दी, जिनको कटिंग भी मैं आपको भेज रहा हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ आप वादा करते हैं, कितनी बार माफी मांगी थी वीर सावरकर ने? आजादी में आपका क्या योगदान था, हिस्ट्री बताइए उठाकर। आपके कहने से आप ज्ञान की किताब खोलिए, देश को बहकाइए, चूंकि आपका एजेंडा है 400 पार भी आप ही करा रहे थे, अब की बार 400 पार। और भारत में जो छवि भारत पत्रकारों की देश में और विदेश में खराब हुई, उसकी पूर्ति नहीं होगी। खैर, उसके बाद आप आ जाइए। पहली बात तो ये, आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का आजादी के लड़ाई में बड़ा योगदान था, उसमें से कुछ हमने रेखांकित किया है, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या जो लोग आजादी की लड़ाई के बाद पैदा हुए, क्या उनका वो इस बात के लिए दोषी करार दिए जाएंगे कि वो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए? रंजीत जी, आपने मुझसे पूछा तो थोड़ा सा बस सुन लें, उसके बाद फिर मैं आप चर्चा कर लेंगे।
उसके बाद 48 में बैन लगा, इसलिए लगा पूरा पता है। जब 66 में ये बैन लगा था कि घटना कर रहे थे सरकारी कर्मचारी होते, सरकारी कर्मचारी किसी के पर्सनली होते, सरकार के लोग होते हैं, नीति नियमों का पालन करते हैं। अब वो जब सरकार ने बैन लगाया समय समय पर, यह कब भी करा जब गतिविधियों में शामिल मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, तो तभी तो कार्यवाही होती है। हमारी कोई संघ से दुश्मनी नहीं है, संघ हमारा दुश्मन नहीं है। अब भागवत साहब अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा सरकार के बारे में, देश की वर्तमान, अभी कह रहे थे मित्रों, पहले आदमी मानव बनता है, फिर महामानव बनता है, फिर देवता। पता किस लिए कहा था? मैं बायोलॉजिकल, शायद मुझे लगता था पहले मेरी माता ने मुझे जन्म किया है, अब मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल। तो संघ के विचार भी आप देख लीजिए। अच्छी मिमिक्री की प्रैक्टिस चल रही है वैसे आपकी। लेकिन मैं और कुछ कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं अजय वर्मा, पहली बात तो है कि भाई मैंने आप कह रहे हैं कि ये इनका कोई योगदान नहीं है। मैंने योगदान भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि जो लोग आजादी के लड़ाई में शामिल नहीं रहे, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। ये मान लेना कि आजादी की लड़ाई में जो शामिल नहीं थे, बहुत सारे लोग जो जाहिर सी बात है उसके बाद पैदा हुए होंगे या उस समय छोटे होंगे, तो भाई उनका कोई उसमें कसूर नहीं है ना। पहली बात तो ये है। तो आजादी की लड़ाई में शामिल होना नहीं होना किसी की देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं है। पहली बात तो है। दूसरी बात, नहीं यही सुनना चाह रहा था। नहीं तो मैं, अरे भाई मैं अजय वर्मा, जवाब दूंगा मैं 1978 में पैदा हुआ, तो भाई मैं आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाया, तो मैं देशभक्त नहीं हूं आपके हिसाब से? अरे सर, करते साहब, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। अब मैं जवाब नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि भाई अगर मैं आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाया अजय वर्मा, तो मैं देशभक्त नहीं हूं ना आपकी नजर में। इजाजत दे तो आप इजाजत दे तो मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए ना। आपकी जो बात कह रहा हूं मैं 1000% सहमत हूं कि आप देशभक्त में लड़ाई में नहीं थे, तो आप क्या भारतीय नहीं है, देशभक्त नहीं, आप हैं और रहेंगे। अब मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे और आपके परम मित्र मीडिया से और भाजपा के लोगों से कि जो भाजपा के खिलाफ होता है, कांग्रेस देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है। ये माचिस गैंग का निर्माण हुआ 2014 में। कांग्रेस देश नहीं है ना, कांग्रेस देश नहीं है ना अजय वर्मा। भाई देश के खिलाफ बोलना और कांग्रेस के खिलाफ बोलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। बीजेपी भी देश नहीं है, वो भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है। हम कौन कह रहे हैं कि भाई बीजेपी देश है? बीजेपी को हम भी देश नहीं मानते, लेकिन आप, इनका टाइम खत्म, जनता इनका टाइम खत्म कर दी। कितने 4 घंटे बोलेंगे क्या? यहाँ भाषण देने आए हो क्या? यहाँ भाषण देने आए, कोई सुनने आया? अंग्रेजों की पार्टी। ठीक है, एसएन सिंह आएंगे आपके पास आते हैं। के समर्थक यहाँ बैठे हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, उनके चरण छूते हैं। ठीक है, इनसे कहिए बीच में ना बोले। रंजीत जी, आपका जवाब मैं दूंगा। 1 मिनट। नहीं, आपका जवाब आ गया। अब जरा एसएन सिंह के पास चलते हैं ना। एसएन सिंह के पास भी बहुत सारी बातें होंगी। आप जो कह रहे हैं, आपके सारे नेता जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे तो देश पर जैसे बड़ा खतरा हो जाएगा, ये आपातकाल जैसा माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, जरा एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं ना इस पर। एसएन सिंह। रंजीत जी देखिए, जिस तरह से अंग्रेजों को आरएसएस से डर लगता था, भारत के लोगों से डर लगता था, उसी तरह से अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को हमेशा से भारत के पक्ष में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं, चाहे वो बाललाल पाल रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे, चाहे आरएसएस रहा हो, सबसे इनको डर लगा है। आगे चल के अम्बेडकर जी से भी डर लगा। नहीं तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 25 में जिसका गठन होता है, जिसका मूल मंत्र ही नमस्ते सदा वत्सले मातृले, जो मातृ के लिए समर्पित रहने वाली संस्था है, उनके लिए खराब है। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके लिए अच्छा है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि गाली देना है, थोड़ा पानी पी लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी को गाली दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे वो लोग जो है आते हैं और 63 के परेड में शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी विचारधारा को थोड़ा बदलना चाहिए और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, भारत की जो विचारधारा है, उसको अपनाना चाहिए। अब देखिए क्या है, आरएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे देश में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई घटना घट जाए, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन जाति कौन धर्म, जैसे कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के लिए धर्म देखकर कार्य करते हैं, वहां चले जाते हैं। अभी आप बता रहे थे कि 1947 में जब पाकिस्तान के सीमा से शरणार्थी आ रहे थे तो 3000 कैंप कौन लगाया?
वो कौन था? आरएसएस 62 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था, सड़कों का निर्माण कौन कर रहा था? साध सामग्री कौन पहुंचा रहा था? भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा था? शास्त्री जी के कहने पे 65 में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था कौन देख रहा था? भूकंप हो, बाढ़ हो, कहीं पे भी जो संगठन खड़ा हो उसका नाम आरएसएस हो सकता है। आपको आरएसएस से नफरत हो सकती है और मुगलों से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन भारत के लोगों को राष्ट्रवाद से, भारत की संस्कृति से, भारत के लिए जो समर्पित होते हैं उनसे प्रेम है। अभी आपने कहा 65 में जयप्रकाश नारायण जी, जनता पार्टी की सरकार होती है, लोहिया जी, सबको अपना कर देंगे, सब आपके सहयोगी हैं। वो बैन 77 में किस पे हटाते हैं? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा ठीक है ऐसा संगठन हाँ, जो देश के लिए दानिश करे वो कांग्रेस को चुभता है। और जो दानिश जॉर्ज सोरोस हो, जो हाँ, चाइना हो, जो हाँ, कश्मीर में अलगाववादियों को सहारा देता ठीक है, जरा एक बार दानिश कुरैशी का रुख करते हैं। तो अच्छा लगना चाहिए। दानिश कुरैशी, भारत को नहीं, आरएसएस से ओवैसी को इतनी चिढ़ क्यों है? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो आपने जिस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की एज एन एंकर, मैं बहुत सारी जगहों पर मैं डिबेट में जाता हूँ और अक्सर देखता हूँ। एंकर का काम ये होता है कि जो भी चीजें हैं उसको बैलेंस करके कि भाई जो चीजें उनके मुखालिफत में है ये सारी चीजें हैं और जो उसके पक्ष में है वो इसके सहयोग में है। आप जो है पूरी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। हाँ, जुड़े हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप खुल के बोलिएगा ये कि भाई मैं संघ में जाता हूं, सुबह सुबह जाके जो भी प्रोग्राम होता है उनका लटबाजी का वो करता हूं, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। रह गई बात के संघ की बात, तो देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इतने सालों तक पाबंदी झेलनी पड़ी और ये सरकार अब आकर उसको बैन हटा रही है, तो कल के दिन में दूसरी सरकारें आएंगी, दूसरी सरकारें अपने अपने समर्थक के जितने भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रमोट करेंगी और इनको बैन करेंगी, बजाय इसके बाबू शाह जितने। लेकिन ये कोई आधार नहीं है ना दानिश कुरैशी कि इसका कोई आधार नहीं हो, इसका आधार होना चाहिए ना कि भाई उसको प्रमोट, कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसको प्रमोट करेगी, इसलिए इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको इजाजत नहीं देना चाहिए क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा करेगी। ये कोई आधार नहीं है ना, पहली बात तो है। दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं, नहीं मैं आपको बताऊं, आप ये कह रहे थे कि भाई आप बतौर एंकर आप एक लाइन लेकर बोल रहे हैं। भाई मेरा काम बैलेंस करना नहीं है, यहां मैं फैक्ट रख रहा हूं। जो मैंने कहा अगर उसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो, मैंने जो कहा वो तथ्यों से परे हो, मैंने जो कहा वो कोई अगर वो तथ्य नहीं है, वो गलत है, तो आप मुझे बताइए। बाकी अगर कोई चीज फैक्ट है तो उसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? और यहां बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी है, जो सच है उसको, जो सच है वो सच बताने के लिए है, सच को सच कहा जाए, झूठ को झूठ कहा जाए, इसके लिए हमें। अच्छा ठीक है, अब मेरी जानकारी, और इस आधार पे आप किसी संगठन में की गतिविधि में भाग लेने से किसी को बैन नहीं कर सकते कि कोई दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो तीसरे संगठन को ऐसा मौका दे देगी। भाई इसका कोई आधार ही नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब मैं आपसे मुझे एक जानकारी में इजाफा दे दीजिए, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है? आपके पास है तो मुझे नहीं, मेरे पास क्यों होगा? इतनी सारी भाई वो जाकर पूछिए, एनजीओ रजिस्ट्रार के पास होगा, चाहे जिसके पास होगा, आप जाकर पूछिए। आरएसएस क्या पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं दानिश कुरैशी, आरएसएस आपकी जानकारी में क्या पॉलिटिकल पार्टी है? क्या चुनाव लड़ती है? नहीं लड़ती ना। सुनिए मेरी बात। नहीं मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझसे पूछा कि सर्टिफिकेट है, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है? क्या वो चुनाव लड़ती है? अगर नहीं लड़ती है और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उसकी गतिविधि में शामिल होने में किसी को कैसे रोका जा सकता है? अरे जनाब सुनिए मेरी बात, रंजीत जी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात हो क्या बात कर रहे हैं। हर साल सुनिए, हर साल बोलिए तो सही, सुनिए जवाब दीजिए। हर साल दशहरा पे जो आप ये शस्त्र प्रदर्शन करते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो शस्त्र कहां से आते हैं, किसके आते हैं? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग ऐलान कहती है कि हथियारों पे पाबंदी है, और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन
अस्त्र रखता है, वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में रखता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को समाप्त करने के लिए ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, ये सुनिए एक मिनट, दानिश कुरैशी, ये आपका काम होना चाहिए। ये आप, अगर आपको लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उसके विरोधी हैं, आप जाके मुकदमा करिए, आप उसकी पड़ताल करिए। लेकिन मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने कहा कि अगर आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ती तो उसके गतिविधियों में शामिल होने पर क्यों बैन लगना चाहिए, पहली बात। और दूसरा सवाल ये है जिसको आप आरोप भी समझ सकते हैं कि भाई आप इसलिए इस विरोध करते हैं आरएसएस का क्योंकि आप खुद मुसलमानों की पार्टी हैं और अब मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं। आपकी पार्टी के नाम के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और आरएसएस सबकी बात करता है, इसलिए आपको उससे नफरत है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इतनी सारी दुरुस्त जानकारी आपके पास, 1922 में क्या हुआ उसकी जानकारी आपके पास, पोर्चुगल का झंडा कैसे उतरा इसकी जानकारी आपके पास, और आपके पास आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कोई रजिस्ट्रार थोड़ी हूँ, दानिश कुरैशी, मैं कोई रजिस्ट्रार बैठा हूँ क्या कि मैं सबका रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हूँ यहाँ रजिस्ट्रेशन पेपर? नहीं मिलेगा। ये पैसा कहाँ से आता है वो पूछिए, हथियार मैंने बोला, दशहरा के दिन जो मैंने आपसे पूछा ना दानिश, मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब दीजिए कि क्या ये नफरत इसलिए है आरएसएस से क्योंकि वो पूरे इस देश के सभी भारतवासी की बात करता है और आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं इसलिए आपको नफरत है? अरे अगर नहीं है तो आप बोलिए कि हमारे पास रजिस्टर नहीं है, ममता काले इनको डॉक्यूमेंट चाहिए। ममता काले ये डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं आरएसएस का। ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है जो कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कह रहे हैं कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर दिखाइए मुझे। कमाल ही कर रहे हैं लोग, जो अपना कागज नहीं दिखाने को तैयार हैं। जो लोग वो कह रहे हैं कि भाई आरएसएस का रजिस्ट्रेशन का पेपर ले आइए तब हम बात करेंगे आप। धन्यवाद रंजीत जी प्लीज आप इनका ऑडियो डाउन करवा दीजिएगा क्योंकि आप बोलिए। हाँ, करना चाहती हूँ मैं, पूरे 27 मिनट बाद बोल रही हूँ, मुझे अपना समय चाहिए। अब मैं आपको पहले AIMIM और आरएसएस की फुल फॉर्म बताती हूँ। आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और AIMIM की है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, फर्क पता चल गया, पूरे देश ने फर्क समझ लिया कि ये क्यों आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। ये एक फर्क साफ हो गया। दूसरी बात, आरएसएस वो संगठन है और उससे मेरा गहरा नाता है, मेरे परिवार का गहरा नाता है रंजीत जी, जो जिनके मध्य में, जिनके केंद्र में, जिनके सोच में त्याग, तपस्या, तर्पण, समर्पण मां भारती के लिए है। इस देश के अंदर कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी होती है, सबसे पहले आरएसएस खड़ा होता है सेवा के लिए। मैं आपको उत्तराखंड की बेटी हूँ, जब आपका इनको प्लीज कीप क्वाइट। अरे मेरी बहन रजिस्ट्रेशन का नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप एक मिनट दानिश कुरैशी, एक मिनट रुकिए, धैर्य रखिए ना। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मिल रहा है, उसको जरा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। हाँ रंजीत जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। ये महानुभाव क्या इसलिए आते हैं डिबेट में कि बदतमीजी करेंगे? क्योंकि मैं इनकी पोल खोलती हूँ, इनको एक्सपोज करती हूँ, इनका झूठ जनता के सामने रखती हूँ, तो ये मुझे बोलने नहीं देते, शब्दों की गरिमा खो देते हैं। ये मैं नहीं सुनूंगी इनकी नॉनसेंस। नहीं ठीक है, आपकी आवाज आप ही की जा रही है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर। ममता काले, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। जी धन्यवाद रंजीत जी। आरएसएस वो संगठन है जिसके केंद्र में सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या है और वो सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है, जो मैंने आपको पहले बताया। मैं आज आपको आरएसएस वर्सेस राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का सत्य बताती हूँ। 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ के अंदर, तब आरएसएस के स्वयं सेवक जो थे 24/7 भारतीय जवानों के साथ मिल करके वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, सोए नहीं थे 48 घंटे तक। और वहीं वो इतिहास सबको पता है। ममता काले, मैं जानना चाहता हूं ये AIMIM के लोग आरएसएस से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं वो भी आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर रही हूँ। 2013 में राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं हेलीकॉप्टर से और वहां जाकर के उन जवानों के कैंप खाली करवा दिए जाते हैं रंजीत जी, जहां वो बेचारे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आराम कर रहे थे क्योंकि राजा बाबू आ रहे थे और मदद करने के नाम पर वहां सो करके वो बाहर निकल करके आ गए। और जहां तक इनका यानी ओवैसी साहब की पार्टी का सवाल है, इनके केंद्र में राष्ट्रभक्ति नहीं है,
जो लोग माँ भारती को माँ भारती नहीं बोल सकते, जो मतलब केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको आरएसएस जैसे संगठन जो अपने आप को राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं, उससे तकलीफ तो होगी, उससे इन लोगों को परेशानी तो होगी। अब इन्होंने देखो चीखना चिल्लाना आरंभ कर दिया है। इनका काम क्या है? ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी वजाहत कैसी, नहीं उसकी वकालत कैसी? अरे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी कल किसका कौन मालिक है? रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बताइए ना। अरे रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कहाँ है? अरे रजिस्ट्रेशन अच्छा कैसे लगेगा? नहीं है। ठीक है, और एसएन सिंह, मैं एसएन सिंह को मैं जरा जोड़ूंगा। एसएन सिंह भाई, दानिश कुरैशी अड़े हुए हैं कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन देख के ही माने। मैं दे तो रहा हूं दानिश भाई, रजिस्ट्रेशन कहाँ भेजूं? दानिश भाई आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म पे आधारित होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? आप बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? दिखाइए कैसे आप भारतीय हो गए? किस तरह से भारत में कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिए? किस हैसियत से आप ऑर्गेनाइजेशन बना दिए? आप संविधान आर्टिकल 14 का विरोध करके जो भेदभाव नहीं करता है, वो भेदभाव आप करते हैं, कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य करेंगे। आप दिखाइए, हमारे यहाँ तो आरएसएस में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम विंग है जो मुसलमानों के लिए कार्य करती है। आप बताइए हिंदुओं के लिए कौन संगठन आपका कार्य करता है? आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। भारत विरोधी कार्य करना, भारत के संविधान के विरोध में आपके नेता बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं हम वहां तो मस्जिद फ्री है और रहेगी, वो तो बाबरी मस्जिद है। आप कहते हैं जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो भारत को कौन बचाएगा? ये बोलने का रजिस्ट्रेशन कौन दिया? संविधान के विरुद्ध बोलने का। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कोई किसी भी संगठन से जुड़ सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन कहां से हो गया? बंटवारा तो धर्म के आधार पर था, बंटवारा तो धर्म के आधार पर था, हमने स्वीकारा इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हम स्वीकारते हैं आरएसएस को, हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम नहीं मानते आप सिमी का समर्थन देने लगे, आप आतंकवादियों को समर्थन देने लगे। आपका रजिस्ट्रेशन दिखाइए, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। ये भारत सभ्य है, लेकिन दिक्कत क्या है रंजीत जी, ये लोग चाहते हैं ये भारत एक देश का हो जाए, एक धर्म का हो जाए, तो एक धर्म का भारत नहीं है, ये भूल जाइए। यहाँ पे अगर आपके नेता और आप ये चाहते हैं कि ये भारत एक धर्म का हो जाए, उसी के लिए कुंसित प्रयास कर रहे हैं, तो वो होने वाला नहीं है। ये षड्यंत्र चुनाव में बहुत सारे लोगों ने रचा है, लेकिन भारत के लोग रंजीत जी जानते हैं, वो जानते हैं किसका सर्टिफिकेट कहाँ है। चुनाव आयोग में आपका सर्टिफिकेट है, और नागपुर के जिस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जगह पे जो जिला कार्यालय होता है, मंडल कार्यालय होता है, नागपुर में जब 1925 में रजिस्ट्रेशन के मातहत हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप जरूर अपना पता भेजिएगा, ओवैसी साहब को भी भेज देंगे। जो हिंदुओं को नहीं मानते हैं, जो 15 मिनट की छूट मांगते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। एक रजिस्ट्रेशन ऐसा भी हुआ है कि 15 मिनट नहीं 15,000 वर्ष लग जाएंगे तो हिंदू समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा भी रजिस्ट्रेशन हिंदुओं का भारत के प्रति है। लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे, जरा एक बार उनकी भी राय को शामिल करते हैं इसमें। हमने कुछ सवाल किए थे और उन सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं। हमने सवाल पूछा था कि इंदिरा गांधी के लगाए बैन को हटाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जो आरएसएस पे बैन लगा था। उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, 77% लोग मानते हैं कि एकदम सही फैसला है और संघ राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए बैन हटना ही चाहिए, और ये असंवैधानिक बैन था इसलिए बैन हटना चाहिए, ऐसा मानने वाले लोग 20% हैं। 77 और 20 यानी कि 97% लोग। आप सोचिए, 100 में 97 लोग ये कह रहे हैं कि ये बैन हटना ही चाहिए, क्योंकि एक तो असंवैधानिक था और दूसरा संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए उसकी गतिविधि में भाग लेने पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सरकारी मशीनरी का राजनीतिकरण हो रहा है, जैसा कि कांग्रेस ये कहना चाहती है, बताना चाहती है, ऐसा मानने वाले लोग बहुत कम हैं, मात्र 3% से भी कम। सवाल नंबर 2, मोदी सरकार के फैसले के विरोध को आप कैसे देखते हैं कि जो संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की जो अनुमति दी गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर क्या कह रहे हैं लोग, जरा देखिए। 52% लोग, 53% लोग ये मानते हैं कि विपक्ष को संघ से जलन है क्योंकि वो ऐसा संगठन नहीं बना पाए। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को संघ से सीखना चाहिए कि संगठन कैसे खड़ा करते हैं। तो ये इस वजह से ये जलन है, उनको पता है कि हम इस तरह का संगठन हमारे पास नहीं है, इसलिए वो इससे जलते हैं, इसलिए इसका विरोध करते हैं।
और विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है, उसको अपना वोट बैंक को खुश करना है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 43% लोग हैं और 4% लोग ये मानते हैं कि विरोध एक लोकतांत्रिक हक है विपक्षी पार्टी का, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि देश में आरएसएस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं। तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं आरएसएस की भूमिका को लेकर, खासकर विपक्ष के लोगों के जरिए, लेकिन उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 81-82% लोग ये मानते हैं कि आरएसएस का मिशन राष्ट्रवादी मिशन है और आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, जैसा कि आरएसएस खुद बताने की कोशिश करता है। ऐसा मानने वाले लोग 16% हैं और सिर्फ 2% लोग हैं जो ये कहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा भड़काऊ है। तो ये है लोगों की राय, बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि इस जो मोदी सरकार का फैसला है उसके पक्ष में है लोगों की राय। अजय वर्मा, लोग ये मानते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक ऐसा संगठन है जो कि इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको राजनीति में घसीटना गलत होगा। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा करना, सम्मान क्या करना और फला फला, ऐसा क्यों ऐसा कहते हैं? लोग तो जो मानते हैं वो मानते हैं और वो जानते हैं, ये देश ने देखा। बैन तो ये है कि जो एजेंडा देश की सरकार चाहती है उसे बनवाना चाहती है। कि अभी कांवड़ का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ के पवित्र महीने में एक सबसे बड़ा झूठ अफसरों से बुलवाया गया एक ऑर्डर देके कि साहब ये चीजें हैं। वो फूड ऑर्डर पड़ा ही नहीं है देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर टेम्परेरी रोक लगा के तमाचा दिया है। उसका ऑर्डर अगर आप एक लाइन देखें ना, तो कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, द फूड सेफ्टी एंड सिग्नेचर्स लाइसेंस, बीच में ना बोले रेगुलेशंस। नहीं, उसका इस फैसले से क्या लेना देना है? सर एक उसका इस फैसले से क्या लेना देना है? मेरी बात सुन लें, आपने सारी बात सुनी की हत्या है उस पे चर्चा हो रही है क्या? भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला। इमरजेंसी पे चर्चा हो रही है क्या? आज इमरजेंसी पे चर्चा हो रही है क्या? रंजीत जी, अगर ये 26/11 नहीं, ठीक है, एक मिनट, लेकिन अजय वर्मा उसका क्या लेना देना है? आज हम जो आरएसएस से जुड़ा हुआ डिबेट कर रहे हैं, उससे उसका क्या लेना देना है? इनसे ही करवाइए ना फिर। हाँ, तो बताइए ना, धर्मांतरण पे बता दीजिए। मेरा सुन लीजिए, बेचैन है इनका झूठ, अपना धर्म इनके कपड़े उतर रहे हैं। नहीं, एक लाइन की बात, विरोध क्यों है भाई? विरोध क्यों है? इसकी 4 वाजिब वजह बता दीजिए ना, 2 वाजिब वजह बता दीजिए इसकी कि क्यों विरोध कर रहे हैं इस बात का। ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस। अब लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने लग गए। अजय वर्मा, फैसला सबको पता है, फैसला सबको पता है। आप बताइए सिर्फ कि भाई आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर जो बैन हटा है सरकारी कर्मचारियों से, वो उस पर आपका विरोध क्यों है? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं आप, जानकारी है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपको जानकारी है। खालिस्तानियों का समर्थन कौन कर रहा है? आपके सहयोगी। सिमी का कौन समर्थन किया? माओवादियों का कौन समर्थन किया? आप बताइए ना कि आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं, का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आरएसएस का क्यों नहीं? बापू का शिष्य चाइना आके भूकंप में मदद करता है क्या? चाइना के लोग मदद देते हैं भारतीयों को। चाइना से भारत की जब युद्ध होती है तो उस समय तो भारत के लोगों के साथ आरएसएस खड़ा होता है, उसके साथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए, हमने अजय वर्मा से भी सवाल किया और दानिश कुरैशी से भी सवाल किया। हमने जानने की कोशिश की कि भाई ये जो बैन हटाया गया है सरकारी कर्मचारियों पर से कि वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकें, इस पर विरोध क्यों हो रहा है, और इस सवाल का कोई भी वाजिब जवाब, कोई तर्कसंगत जवाब विपक्ष के पास नहीं है। विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध हो रहा है। तो इस तरीके की देश की सियासत चल रही है। फिलहाल देश का मूड मीटर में अब आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का है, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था, इसलिए सारे जो हमारे मेहमान थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जरा जल्दी से दिखाइए जो 4 लकी वोटर हैं वो कौन हैं। गोपाल सिंह उत्तर प्रदेश के हैं और प्रतिभा गुप्ता महाराष्ट्र की। इसके अलावा जो 2 और लकी वोटर हैं उनका नाम भी दिखा दीजिए। तो गुरुदयाल सिंह जम्मू कश्मीर और दिनेश कुमार शर्मा चंडीगढ़ से। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको देश का मूड मीटर की तरफ से आज मिलता है इनाम।